हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैक्स वेबर जो जर्मनी समाजशास्त्री हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। उनके बारे में सबसे पहले आपको उनकी रचनाएं पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने किस टॉपिक पर उन्होंने बात की है, कौन कौन सी अवधारणा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। इसके बारे में सबसे पहले हम उनकी बुक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में उन्होंने बताया है। मैक्स वेबर की पहली रचना है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें उन्होंने कैल्विनवाद के बारे में बताया है और आदर्श प्रारूप और वेरस्टेहन के बारे में भी बताया है। और उनकी एक बुक है पॉलिटिक्स एंड वोकेशन, प्राधिकार के आधार पर, यानी जो सत्ता और अधिकार की बात करते हैं इसी में उन्होंने किया है, पॉलिटिक्स एंड वोकेशन में। अगला देखिए, अगली बुक उन्होंने लिखी है द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में। उसके बाद में लिखा है द रिलीजन ऑफ इंडिया। अगली बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्होंने नौकरशाही की बात की है, इसमें नहीं, उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में नौकरशाही की बात की है, सोशल एक्शन की, ब्यूरोक्रेसी की बात की है। इस बुक में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन 1922 में उन्होंने लिखी। द सिटी मैक्स वेबर की है और द सिटी पार्क की भी है। मैक्स वेबर ने 1922 में दी थी और जबकि पार्क में 1925 में दिया। द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में लिखी है। जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में लिखी है। द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में, जर्नल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री 1923 में। द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में उन्होंने 1958 में लिखा है। म्यूजिक के बारे में आपके राधा कमल मुखर्जी, जो इंडियन थिंकर है, उन्होंने भी लिखा है। डीपी मुखर्जी जो मार्क्सवादी है, उन्होंने भी म्यूजिक के बारे में लिखा है। अगली बुक देखें, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी उनकी बुक जो 1922 में आई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में उन्होंने सोशल एक्शन की बात कही है, ब्यूरोक्रेसी की बात कही है, क्लास स्टेटस एंड पार्टी में भी पार्टी की भी बात की है। क्लास स्टेटस पार्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था स्त्रीकरण के आधार पर। क्लास स्टेटस एंड पार्टी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये स्त्रीकरण का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, मैक्स वेबर का स्त्रीकरण का सिद्धांत, उसमें उन्होंने दिया। क्लास मीन्स वर्ग, वर्ग हमें बताता है आर्थिक स्थिति, स्टेटस बताता है सामाजिक स्थिति, और पार्टी जो है वो हमारी राजनीतिक स्थिति को चिन्हित करता है। इस तरह से मैक्स वेबर ने अपने सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में क्लास स्टेटस पार्टी की बात की है। इसी तरह से आप जानते हैं कि मैक्स वेबर जो हैं जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इंडियन एक थिंकर हैं जिन्हें आंद्रे वितेई कहते हैं। आंद्रे वितेई ने वेबेरियन मॉडल का प्रयोग किया है। अपने अवधारणा में उन्होंने वेबेरियन मॉडल का प्रयोग किया है आंद्रे वितेई, इसीलिए उनको भारत का मैक्स वेबर भी कहते हैं। मैक्स वेबर को क्या कहते हैं? मैक्स वेबर को कहते हैं मार्क्स का भूत, यानी ये कार्ल मार्क्स के भूत की तरह हैं। यानी जिस तरह से भूत क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतने थॉट्स दिए हैं, हर चीज़ बताएं, इकोनॉमिक के बारे में उन्होंने बताया, पूंजीवाद के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताया है, इसी तरह से मैक्स वेबर ने भी उन्हीं का अनुकरण किया है। लेकिन मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता और धार्मिक समाजशास्त्र के पिता भी, धर्म के समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता भी मैक्स वेबर कहे जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने धर्म के बारे में बताया मैक्स वेबर ने। देखें, आइए अगला देखते हैं। अगला, मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था, अब उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैक्स वेबर कहाँ के थे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इनके बारे में जानना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री, दार्शनिक, जूरिस्ट एंड राजनीतिक अर्थशास्त्री के साथ प्रशासनिक चिंतक के रूप में विख्यात मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल
1864 यानी 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के एफुर्त शहर में हुआ था। वे बचपन से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में रुचि भी रखते थे। 1882 में वेवर ने एक विधि छात्र के रूप में हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विधिक छात्र मतलब वो लॉ के विद्यार्थी थे, स्कॉलर ऑफ लॉ। आगे चलकर उन्होंने जूनियर वकील के रूप में कार्य भी किया और पढ़ाई भी जारी रखी। 1896 ईस्वी में उन्होंने रेफरेंडर परीक्षा पास की। ब्रिटिश और अमेरिकी कानूनी प्रणाली के बारे में एसोसिएशन की परीक्षा के समकक्ष थी। 1889 में इन्होंने वाणिज्यिक भागीदारी के कानून इतिहास पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये बर्लिन के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में विधि संकाय के प्रोफेसर भी बन गए। तत्पश्चात यह अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनने के साथ सोशल पॉलिटिक्स में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय कार्य भी किया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में उन्होंने योगदान भी दिया है। 14 जून 1920 में 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? 1864 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर प्रशासनिक समाजशास्त्री विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने अपना छोड़ा है। समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के एक ऐसे प्रत्यक्षवादी विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन विधि को अपने समाजशास्त्री विश्लेषण से प्रभावित किया है। समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराता है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया तथा उसकी गतिविधियों परिणामों के कारण सहित व्याख्या संभव हो पाती है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय सिद्धांत देखें। देखिए, अभी तक आपने देखा कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी और मैक्स वेबर की कौन कौन सी बुक्स हैं। अब आप देखें कि मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या था। मैक्स वेबर का महत्वपूर्ण सिद्धांत था सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। आप जानते हैं कि सामाजिक क्रिया का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सबसे पहले सामाजिक क्रिया के अध्ययन में सबसे पहले पेरेटो ने काम किया। उसके बाद में उन्हीं को देखते हुए मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से सामाजिक क्रिया? परंपरागत सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, भावात्मक सामाजिक क्रिया और भावनात्मक सामाजिक क्रिया। इसी तरह से 4 उन्होंने क्रियाएं बताई। तो उसके बाद में सामाजिक क्रिया का अध्ययन पार्सन्स ने भी किया। उन्होंने भी क्रियाओं के प्रकार, अभिलक्षण वगैरह बताए। तो आइए हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं। सामाजिक क्रियाएं समाजशास्त्र का एक केंद्रीय अध्ययन विषय है। इसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन करने से है। वेबर के सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग बताया जाता है। उनका मानना है कि कोई भी शारीरिक क्रिया सामाजिक क्रिया का रूप नहीं ले सकती, क्योंकि सामाजिक क्रिया से दो से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध पाया जाना आवश्यक है। व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। ऐसे में उन्हें एक दूसरे की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, जिसमें कारण उसके बीच संबंध विकसित होते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर हाथ मिलाकर उसका अभिवादन करता है, तो दूसरा व्यक्ति ही हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। इसलिए समाज में व्यक्ति की जो आदतें विकसित होती हैं वे प्रत्येक समाज में अलग अलग ही होती हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि। उन्होंने कौन सी आदर्श प्रारूप का अध्ययन उन्होंने किया है? आदर्श प्रारूप के प्रकार भी उन्होंने बताए हैं। आदर्श प्रारूप क्या है? एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। वेबर ने अपनी अध्ययन विधि में आदर्श विधि की अवधारणा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में समान और असमान प्रवृत्तियों की पहचान करता है। वेबर का कहना है कि आदर्श विधि ना तो सांख्यिकी रूप से एक औसतन इकाई है और ना ही एक उपकल्पना है। एक आदर्श विधि को एक मानसिक अवधारणा मानते हैं, जिसमें से एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोधगम्य संबंधों को संगठित कर समझने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से देखिए आदर्श विधि क्या है। आदर्श प्रारूप जो उन्होंने दिया है, आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है।
इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में समान और असमान प्रवृत्तियों की पहचान कर सकता है। वेबर का कहना, आदर्श विधि ना तो सांख्यिकी रूप से एक औसतन इकाई है और ना ही एक उपकल्पना है। यानी आदर्श विधि कोई कल्पना नहीं है जो पहले से हम कल्पना करें, और ना ही ये एक कल्पना है। एक आदर्श विधि को एक मानसिक अवधारणा मानते हैं, जिनमें से एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोधगम्य संगठनों को संगठित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार परिस्थितियों का निरीक्षण कर उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक पक्षीय दृष्टिकोण को अपनी विश्लेषणात्मक अवधारणा का आधार बनाया। आदर्श प्रारूप एक अमूर्त अवधारणा है जिसकी कल्पना शोधकर्ता शोध से संबंधित समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आदर्श प्रारूप एक 3 स्तर पर वर्णन किया गया है। देखें आदर्श प्रारूप। नंबर 1 ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप। दूसरा है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का आदर्श प्रारूप, जिसमें पश्चिमी देश, प्रोटेस्टेंट इथिक्स, आधुनिक पूंजीवाद को आदर्श प्रारूप में चित्रित किया जाना है। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक तथ्यों के अमूर्त तथ्यों का विश्लेषण करता है, जिसको अनेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। अधिकारी तंत्र तथा सामंतवाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे अधिकारी तंत्र और सामंतवाद। सामंतवाद क्या है? ऐतिहासिक तथ्य है, और सांस्कृतिक क्या है? अधिकारी तंत्र। आदर्श प्रारूप का विवेकपूर्ण तर्क संगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। वेबर का कहना है, आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक मूल्यों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, जाना चाहिए, और ना ही इसे आदर्श क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए आदर्श प्रारूप ये पूरा हुआ वेबर का। और वेबर ने जो आदर्श प्रारूप और समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि बताई है, इसके बारे में आप देख लिए हैं। आदर्श प्रारूप किसे कहते हैं। अब ये एक आपका वीडियो पूरा हुआ। अब मैक्स वेबर के बारे में बाकी वीडियो में दूसरा इसका सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी आदर्श प्रारूप का। आपने इनकी बुक देखी, कौन सी बुक है? आदर्श प्रारूप के मैक्स वेबर की रचनाएं हैं, फिर से देख लीजिए। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, द सिटी, द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, जर्नल इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। देखिए सन मैंने इसमें मेंशन कर दिया है क्योंकि यूजीसी नेट में अब सन भी पूछता है, और सभी बुक्स का क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। सभी बुक्स के कोई भी अब बुक्स पूछी जाती है यूजीसी नेट में, सबकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अब देखिए 2024 से यूजीसी नेट एक नया मेथड पर चल रहा है, जिसमें आप देखें फैमिली पर, अगर फैमिली चैप्टर है तो फैमिली पर जितनी भी बुक्स हैं उसका क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। उसके बाद में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में 2024 में जून में पूछा गया था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इसका क्रोनोलॉजी बताइए। बुक्स के अलग अलग थिंकर के बुक्स दिए जाते हैं, फिर उसके क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो ये पेपर टफ होता जा रहा है यूजीसी नेट का, इसलिए आप इसमें हर जितने भी थिंकर दिए जाते हैं उन सब थिंकर्स के बुक्स के सन जरूर याद कर लीजिएगा। वो थिंकर कहाँ हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या किया उन्होंने, ये भी दिया जाता है। और विशेषकर एक दो क्वेश्चन अब ये ऐसा यूजीसी नेट डालने लगा है कि कोई अटपटा सा क्वेश्चन, जैसे कि अब मैक्स वेबर को, अब हर्बर्ट स्पेंसर को कौन पढ़ेगा, ये क्वेश्चन आया था 2024 में यूजीसी नेट के पेपर में सोशियोलॉजी में, कि अब हर्बर्ट स्पेंसर को कौन पढ़ेगा। ऐसा किसने कहा था? पार्सन्स ने कहा था। तो इस आधार पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं, हर पेपर में होते हैं। कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिसको सभी विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने जितनी भी थिंकर्स हैं उनके बुक के साथ में उनके जो क्रोनोलॉजी है बुक्स का, और उनके बुक्स के जो सन है लिखे हुए हैं वो भी अवश्य याद कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए मैक्स वेबर ने जो द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किस सन में लिखा? 1905 में। अब इसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, मतलब इस बुक में उन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं, ये भी पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि आदर्श प्रारूप या वेरस्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर ने किस बुक में दी थी।
ये भी पूछ लिया जाता है। मतलब कहीं से भी घुमा फिरा कर उनको पूछना है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं। और द सिटी किसकी बुक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पार्क की है कि मैक्स वेबर की है। अगर पार्क की होगी तो पार्क लिखा होगा, अगर मैक्स वेबर दिया होगा तो मैक्स वेबर की होगी। अगर दोनों दिया होगा तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में सोशल एक्शन की बात उन्होंने की है, ब्यूरोक्रेसी की बात की है, क्लास सिस्टम पार्टी की बात की है। अब आप समझ गए होंगे मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था। 21 अप्रैल 1864 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1920 को। इस तरह से उनकी जो मृत्यु है, विशेषकर उनके जन्म के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, और उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है, ये जो परिभाषा दी हुई है मैक्स वेबर की, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इस परिभाषा को। और इस परिभाषा को याद करने के बाद आप इनके जो भी थॉट्स हैं, अवधारणा है, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी थिंकर को आप याद कर रहे हैं तो पूरी तरह से और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उनकी बुक सारी याद होना चाहिए, उनके बुक से संबंधित उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। कौन सी बुक में कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं या कौन से कॉन्सेप्ट किस बुक में दिए हैं, ये भी जानना जो बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि यूजीसी नेट अब बढ़ा चढ़ाकर क्वेश्चन देने लगा है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन देने लगा है, और ये बहुत ट्रिकी होता जा रहा है यूजीसी नेट का पेपर, इसलिए आप ध्यान रखिए। अब ये केवल यूजीसी नेट ही नहीं, यूपी पीजीटी टीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो सोशोलॉजी का, इसमें सब बहुत ही टफ आता जा रहा है पेपर, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस आधार पर टफ पेपर देंगे, कई कई कानून बनाए जाते हैं जिससे कि विद्यार्थी जल्दी पास ही ना हो पाएँ। क्वालिफिकेशन के लिए जैसे यूजीसी नेट पास करना है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो इस तरह के एलिजिबिलिटी वाले जो टेस्ट होते हैं वो भी देना पड़ता है। इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपको न्यू रिकवरी चाहिए, यानी कुछ भी आपको नया कुछ चाहिए कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक, तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे आप लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो में आपको जो भी अच्छा ना लगे या अच्छा लगे, दोनों पर आप बता सकते हैं, दोनों के बारे में आप बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। इसलिए बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को। इसके लिए आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।